स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास प्रोग्राम नमस्कार एमपी में। तो प्रोग्राम के सेगमेंट को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है। 12 बजे से 1 बजे तक इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाता है। तो सबसे पहले जो जरूरी बात हो जाती है वो होता है फोन नंबर्स। जी हाँ, फोन नंबर्स ही वो माध्यम है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लें आप हमारे फोन नंबर्स को, ताकि हमारे पूरे प्रोग्राम में आप हमसे जुड़ सकें। फ्लैश हो रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर आपके नंबर्स, जल्दी से नोट डाउन कर लें हमारे नंबर्स को 0755266049। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 1800233040। तो दर्शकों, ये दोनों नंबर हमें उम्मीद है आपने नोट डाउन कर ही लिए होंगे और अब आप हमसे जुड़ने के लिए तैयार भी हो गए होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है। इस प्रोग्राम की सार्थकता तभी है जब आप हमारे प्रोग्राम में डायरेक्टली हमसे जुड़े और हमारे विषय विशेषज्ञों से अपने सवाल, अपनी क्वेरी, अपनी जिज्ञासाओं को पूछे। तो इसके पहले दर्शकों के हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रोग्राम में आज की तिथि क्या है। आइए नजर डालते हैं आज की तिथि पर। तिथि है विक्रम संवत 2080, वैशाख माह, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि है 10 अप्रैल 2023 और सोमवार का दिन है। एक बार फिर पूरे हफ्ते भर की थकान उतारने के बाद में रविवार को बड़ा आराम हम सभी ने किया है और बहुत अच्छे से संडे को एंजॉय किया है अपने परिवार के लोगों के साथ में। एक तरोताजा होने के बाद में सोमवार को फिर हम अपने कार्यस्थल पर पूरी उम्मीद के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरे उत्साह के साथ में आ गए हैं। और चलिए नजर डाल लेते हैं आज के सुविचार पर। क्या कहता है आज के विचार, आइए जानते हैं। विचार कह रहा है कि ढल जाती है हर चीज अपने तय वक्त पर, लेकिन रिश्ता, प्रेम और दोस्ती कभी बूढ़ी नहीं होती। जी हाँ, ये वो चीजें हैं जिस पर कभी भी बुढ़ापे की लकीरें नहीं आती हैं। तो समय के साथ साथ हर एक चीज ढल जाती है, उम्र ढल जाती है, पर जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो फीका नहीं पड़ता। और प्यार और रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है त्याग और समर्पण। यदि हमारे अंदर त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है, इस सोच के साथ आप आगे बढ़ते चले, देखिए हर एक रिश्ता आपको नया और जीवंत लगेगा। तो विचार हमने जाना, तिथि पे हमने नजर डाली और अब वक्त होता है कि प्रोग्राम में सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करा दें और फिर हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि किस विषय पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो आइए सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ में है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। इसके साथ ही आज हमारे मेहमान में के रूप में हमारे साथ में स्टूडियोज में शामिल हैं डॉक्टर कुमकुम गुप्ता। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में। डॉक्टर कुमकुम गुप्ता हिंदी लेखिका संघ की अध्यक्ष हैं और साहित्यिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, लंबे वर्षों से साहित्य की सेवा में आप रत हैं। चर्चा करेंगे आपसे, आपकी कविताओं को सुनेंगे, साहित्य से संबंधित बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। उसके पहले जैसे कि अभी हमने कुछ मिनटों पूर्व आपका परिचय कराया, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी आज हमारे साथ में हैं। आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा इशारा आप समझ गए होंगे, आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे भी है। विश्व होम्योपैथिक डे क्यों मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथिक डे, क्या जरूरत आ पड़ी है कि होम्योपैथिक डे हम मनाएं और उसके बारे में जागरूकता फैलाएं? आज हैनीमैन डे के नाम से भी आज के दिन को शायद हम जानते हैं। सर, सबसे पहले आपकी ओर चलेंगे और सबसे पहले हम बताएं सर हमारे दर्शकों को कि आज के दिन को हैनीमैन डे के नाम से या आज के दिन हैनीमैन जयंती भी हम मनाते हैं और आज के दिन को हम विश्व होम्योपैथिक डे के रूप में मनाते हैं, क्या वजह है आज के दिन को मनाने? नमस्कार दर्शकों, सर्वप्रथम थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में लेके जाना चाहूँगा डॉक्टर हैनीमैन के बारे में। उनका पूरा नाम था सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन। ये जर्मनी में सैक्सनी एक गांव होता है, वहाँ पे पैदा हुए थे। 10 अप्रैल 1955 में पैदा हुए थे। तो आज उनको 200-250 साल के ऊपर हमारे होम्योपैथिक हो गए। अब थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊँगा आपको। जब वो अपनी पढ़ाई उन्होंने आरंभ करी तो सबसे पहले वो एमडी मेडिसिन करने के लिए गए थे। एलोपैथी डॉक्टर हुआ करते थे वो। उन्होंने अपना जब एलोपैथी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस आरंभ करी तो उस समय क्या है कि ब्लड फुल हमेशा माना गया
कि एलोपैथी हमेशा ब्लडफुल होती है, सर्जरी है, दुनिया भर की सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, तो उसकी एलोपैथी की इस पद्धति के से वो प्रसन्न नहीं हुआ करते थे। तो वो उसके अलावा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते कि ऐसी हो जिसमें ऐसी चिकित्सा हो जिसके अंदर कोई शरीर को नुकसान ना हो और ब्लडलेस ट्रीटमेंट किया जा सके। तो उन्होंने अपने रिसर्च करना चालू करी। वो 16 भाषाओं के ज्ञाता हुआ करते थे, मतलब उनको उस एरिया की 16 ज्ञाता, जर्मन वो बोला करते थे क्योंकि जर्मन के वो थे ही, तो वहाँ पे वो पैदा हुए थे तो जर्मन वो बोला ही करते थे। इसके अलावा कनाडियन वो बोला करते थे, इसके अलावा वो उनको फ्रेंच वो बोला करते, ऐसे करके 16 लैंग्वेज उनको आती थी। तो 16 लैंग्वेज, अब उसके बाद जब उन्होंने सीखी तो उसके बाद उन्होंने ट्रांसलेशन आरंभ किया। ढेर सारी लैंग्वेज में उन्होंने ढेर सारी अच्छी अच्छी जो किताबें हुआ करती थी मेडिसिन से संबंधित, उनका ट्रांसलेशन किया करते थे। तो उनको डॉक्टर कोलेन की एक बुक मिली, उनने उसको पढ़ना आरंभ किया। तो उनको उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिसमें समान से समान की चिकित्सा की जाती है, कि जो लक्षण आपके होते हैं वही मेडिसिन के होते हैं, उनसे ठीक, लेकिन उसके कोई प्रूफ उपस्थित नहीं थे। तो उस समय उनको उसमें लिखा हुआ कोनेन का दिखाई दिया कि कोनेन मलेरिया को ठीक करने का काम करती है। इसमें ठंड लगती है, बुखार आता है, बॉडी एक होता है, शरीर में दर्द होता है। तो ये सब जब उनको दिखाई दी, लेकिन वो कुछ फ्रूटफुल नहीं था। और इसके पहले जितनी भी रिसर्चेस हुई थी वो सारी की सारी या तो कुत्ते पे होती हैं, मेंढक पे होती हैं या खरगोश पे होती हैं, इन पे सारी की रिसर्च हुआ करती थी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो थी, उन्हें सबसे पहले जो चाइना प्रॉपर कुनेन जो होम्योपैथी बनती है वो बनती है, कुनेन जो बनती है वो चाइना एक बार्क होती है उससे बनती है। तो चाइना बार्क को उन्होंने पानी में डालने के बाद उसका जो अर्क निकला हेल्दी ह्यूमन बीइंग को और स्वयं के ऊपर उन्हें ट्राई करके देखा। तो जस्ट हेल्दी ह्यूमन में तो उसमें सबसे पहले लक्षण आए, पूरे मलेरिया के सारे सिम्टम बाहर निकल के आए। जब सिम्टम से बाहर के निकल के आए उसके बाद में कुछ दिन इंतजार करने के बाद उन्हें वही दोबारा फिर से लिया, तो वो सारे के सारे सिम्टम रिमूव हो गए। तो ये यहाँ तो कंफर्म हो गए कि समान चीज़ से समान से समान की चिकित्सा हो सकती है। उन्हें लाइक्स क्योर लाइक्स कहा, उसको सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेंटर कहा। उन्हें इसको काम करीबन 25-30 साल काम करते रहे और 1796 में आके होम्योपैथी का नाम अस्तित्व में आया। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय भी जयदीप धनखड़ जी भी आज हमें होम्योपैथिक डे के बारे में बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि होम्योपैथ जो चिकित्सा पद्धति है वो किस पर आधारित है, किस तरीके से होम्योपैथिक में हम बीमारियों का इलाज करते हैं, और उसी के बारे में डॉक्टर साहब हमसे चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से हम स्क्रीन पर देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी किस तरह से हमें बता रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को यदि हम अपनाते हैं तो उससे किस तरह से बीमारियों से हम जड़ से मुक्त कर सकते हैं बीमारियों को। और देखिए किस तरह से राष्ट्र निर्माण में यदि हमें योगदान देना है तो हमारा शरीर बहुत महत्वपूर्ण घटक हो सकता है, अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। इसी विषय पर डॉक्टर जगदीप धनखड़ जी बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सम्मेलन एक चल रहा है स्वास्थ्य के ऊपर से, विश्व स्वास्थ्य के ऊपर से सम्मेलन एक चल रहा है, CCRH का दिल्ली में चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और उपराष्ट्रपति महोदय भी संबोधित कर रहे हैं। तो एक अच्छा स्वास्थ्य निश्चित ही एक वरदान के रूप में साबित होता है, वरदान है। यदि अच्छा स्वास्थ्य है तो हमें लगता है कि सारी चीजें हम विश्व की पा सकते हैं, दुनिया की सारी चीजों को हम हासिल कर सकते हैं। सर अपनी आप जो बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। देखिए अब आप जब धनखड़ जी को बीच में लेके आ ही गए हैं तो वहाँ पर जो कार्यक्रम है, आयुष मिनिस्टर भी वहाँ पे हैं, उनके जो राज्य मंत्री हैं वो भी वहाँ पे हैं। होम्योपैथी के लिए बड़ा अच्छा कार्यक्रम इस समय वहाँ पे चल रहा है जिससे अच्छा विकास और उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम अपनी पे वापस आ जाते हैं। होम्योपैथी समान से समान की चिकित्सा। तो अब जैसे एलोपैथी में जब आप जाते हैं तो एलोपैथी में सप्रेशन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव की गई है। जैसे मैं स्वस्थ बैठा हुआ हूँ तो मुझे ही कोई क्रूड फॉर्म में मेडिसिन दी जाती है, उसके जो सिम्टम मेरे शरीर में आते हैं उन सिम्टम की प्रॉपर नोटिंग की जाती है और जब उसके बाद में जब वही दवाई आ रही है तो वही दवाई की अगली डोज दी जाती है पोटेंटाइज फॉर्म में। तो पोटेंटाइज फॉर्म में क्या होता है कि होम्योपैथी में एक बात मान के चलिए जितनी चीज़ें आँखों से निकल रही हैं सब चीज़ों से दवाइयाँ बन रही हैं। 7 किंगडम इसके अंदर है,
वनस्पति से भी दवाइयाँ बन रही हैं, कि वेजिटेबल किंगडम से बराबर दवाइयाँ बन रही हैं। इसके बाद आपका मेटल किंगडम जो उससे बन रही हैं, केमिकल से बन रही हैं, एम्पोल्डरबेलिया, ये रेडिएशन वगैरह जितना होता है इसकी भी दवाइयाँ बन रही हैं। जितने पॉइजन आपने आज तक सुने होंगे, हर पॉइजन से मेडिसिन बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइजन डायरेक्ट दे दिया जाए। आप जो बता रहे हैं हमें उस बात से पूर्णतः सहमत है, पर अब हम ये भी जानना चाहेंगे, और मेरे साथ साथ मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शक भी इस बात को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ शल्य चिकित्सा ही एकमात्र उपचार है, इलाज है। तो उस तरह की बीमारियों के लिए क्या कहेंगे? यदि हम बात करते हैं कैंसर की, यदि हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें शल्य चिकित्सा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो होम्योपैथिक उन बीमारियों को किस तरह से ठीक करता है? देखिए, अभी शल्य चिकित्सा पे आने के पहले मैं आरंभ में जाऊंगा। देखिए, जो शरीर ऊपर वाले ने दिया हुआ है, इसमें हीलिंग पावर ऑटोमेटिक दी हुई है। अगर आप कुछ भी नहीं भी कर रहे हैं और अगर दिनचर्या दिन भर अगर आपकी व्यवस्थित रह रही है, तो कोई बीमारी शरीर में आनी ही नहीं है। अब अगर होम्योपैथी के हिसाब से हम जाएंगे, एक बच्चे को, एक शुरुआत में बच्चे से लेके चलें अगर हम लोग, कि एक बच्चा अगर पैदा हुआ है, उसको सिर्फ आप होम्योपैथी पे लेके चल रहे हैं, वो कहीं और की दवाई नहीं ले रहा है, तो ऐसी शरीर में कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती कि कैंसर की स्थिति हो कहा। अब कैंसर को अगर समझना चाहेंगे तो कैंसर कहीं बाहर से नहीं आता, कैंसर आपके शरीर का ही हिस्सा है। जितने भी आपने आज तक कैंसर सुने हैं वो उसी नाम से दे दिया जाता है, फलाना सेल एनीमिया कैंसर, इस तरीके का कैंसर, हर उसी जहाँ पे वो डेवलप होता है उसी के नाम से उस कैंसर का नाम रख दिया जाता है। अब ये डेवलप कैसे हो रहे हैं? अब जो नई रिसर्च आ रही हैं वो बोल रही हैं कि न्यूट्रिशन इम्बेलेंस की वजह से कैंसर डेवलप हो रहे हैं। तो अगर आप क्या होम्योपैथिक कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी इलाज का कार्य करता है सर? ये जानते फर्स्ट स्टेज में जैसे कोई अगर कैंसर का मरीज मिलता है तो उसको 100% क्योर किया जा सकता है। कैंसर ऐसी चीज़ होती है जो डैमेज करने का काम करता है। थर्ड और फोर्थ लेवल पे जाके उसके पास सर्जरी इलाज होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि मेडिसिन से आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो ये चैलेंज करता है वो झूठ बोलता है जी। तो कह सकते हैं हम कि यदि शुरुआत में हमें बीमारी के लक्षण पता चल जाते हैं तो ही हम होम्योपैथिक से उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, होम्योपैथी लक्षणों के आधार पे ही होती है। जी सर चर्चा के दौर को आगे हम जारी रखेंगे, आपसे बातचीत, बहुत सारा समय हमारे पास में, बहुत सारी बातें करेंगे, पर उसके पूर्व हमारे कॉलर हमसे जुड़ गए, आइए उनके फोन कॉल को ले लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। मैं महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ। महेंद्र जी स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें जी। और एलोपैथिक दवाई में क्या अंतर है? और जैसे आयुर्वेदिक दवाई के माध्यम से इलाज होता है तो उसमें देरी लगती है, लेकिन इलाज बेहतर तरीके से होता है, जड़ से मिटता है। लेकिन आज के दौर में आदमी विश्वास कम करता है। थोड़ा सा इस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने महेंद्र जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि आज के जब हम क्विक रिलीफ चाहते हैं, किसी भी बीमारी का हम तुरंत इलाज चाहते हैं, तुरंत हम चाहते हैं कि वो बीमारी सप्रेस हो जाए, खत्म हो जाए, तो होम्योपैथी की जहां एक और महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ भी रही है, लोगों में रुझान बढ़ रहा है, वहीं कुछ लोगों का विश्वास कम हो रहा है। कैसे लोगों को फिर से हम प्रेरित और जागरूक कर सकते हैं इस ओर मूव करने के लिए? देखिए, जहाँ तक होम्योपैथी की बात है, होम्योपैथी क्विक रिलीफ देती है। आप एलोपैथी से कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो एलोपैथी में जो दवाइयाँ होती हैं, आपको 3 तरीके की दवाइयाँ कुल मिला के मिलती हैं जिसके ऊपर एलोपैथी बेस है। एक आपको एंटीबायोटिक मिलेंगे, पेन किलर मिलेंगे और एंटी एलर्जिक मिलेंगे। वही दवाई खुजली की भी है, वही दवाई सर्दी जुकाम की भी है। होम्योपैथी आपको इमीडिएट आराम करके तो देती है। अब जैसे मेरे पास ही रेगुलर पेशेंट आते हैं, जब आए बोले मेरे को साइनोसाइटिस दवाई लेता हूँ मैं ठीक हो जाता हूँ, मैंने कहा ठीक हो गए तो फिर मेरे पास काहे को बैठे उसी बीमारी के लिए। अब आप एक एंटी एलर्जिक लेते हो, आपको 2 घंटे में आराम हो जाता है, अगले दिन फिर आपको वही दवाई लेनी है। 20 साल से आप वही कोई दवाई ले रहे हैं, इसको आप 1-2 घंटे में ठीक होना तो नहीं कहेंगे। भाई होम्योपैथी आपको जो दे रही है लक्षणों के आधार पर दे रही है, और अगर आप साल 2 साल 6 महीने अगर आप देते हैं तो वो चीज़ परमानेंट क्योर होती है जी। यानी कि कहीं ना कहीं होम्योपैथिक जो है किसी भी बीमारी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर विश्वास नहीं करती, उस बीमारी को जड़ से दूर करने में होम्योपैथिक का विश्वास है। चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे सर। हमारा चूंकि विषय इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे कॉलर लगातार जुड़ते जा रहे हैं। एक और हमारे कॉलर तैयार है। हेलो नंदस्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ होती, इसमें जो सावधानी एहतियात या जो परहेज करना होता है, ये कितना लिए अच्छा होता है? दूसरी चीज जो हमारी दिनचर्या बदल रही, जो
जो मौसम बदल रहे, दूषित पानी है, दूषित हवा है, दूषित खान पान है, जिसका कितना बुरा असर पड़ता है जीवन के ऊपर। जी सर, ये प्रश्न आपके लिए था सर। जी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि दवाइयाँ और परहेज जो जी। ज़रूरी होता है। देखिए, परहेज दवाई के, जो भी दवाई आप होम्योपैथी ले रहे हैं 10-5 मिनट के अंतर के गैप से उसको बराबर ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, और एक बार रिपीट करो आप, एक ही चीज़ सुन पाया था मैं इनकी। इनका कहना यही है खान पान के ऊपर से है कि किस किस तरह का खान पान रखना चाहिए यदि होम्योपैथी। देखिए, खान पान अगर व्यवस्थित है और दिनचर्या अगर आपकी व्यवस्थित है तो आप कभी बीमार होने वाले ही नहीं हैं। सुबह 6 बजे से उठ के प्रतिदिन की दिनचर्या आपकी होनी चाहिए जी। कि हर घंटे में 1 गिलास पानी, 12 से 14 लीटर पानी गिलास पानी आपके पेट में बराबर जाना चाहिए। खाली पेट आपको नहीं रहना चाहिए। 9 बजे कम से कम आपके पेट में भोजन जाना चाहिए। दूसरी मील 12-1 बजे के आसपास जानी है। और रात को जैसे जैनी होते हैं तो वो लोग जो अंतव करते हैं वो सबसे अच्छा कंसेप्ट है। 7 बजे के पूर्व आपका रात का भोजन हो जाना चाहिए। रात के सोने और खाने में कम से कम 4 घंटे का अंतर कंपलसरी है। जी। अगर ये आप रख रहे हैं तो आधी बीमारियां तो आपके शरीर से वैसे ही चली जाएंगी। और उसके बाद में 1 घंटा कम से कम, जो इसी शरीर से आपको जीवन भर काम लेना है, ऊपर वाले ने दे दिया, इसका दुरुपयोग आप करते हैं। लेकिन शरीर को 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं देती, कम से कम 1 घंटे की वॉक करने जाइए, शरीर को चलाइए, तो आधी चीज़ें उससे ठीक हो जाती हैं। 3 चीज़ें हैं जीवन के सर लिए, देख 1 सकते हैं घंटे हम किस की। तरह से सर बीच में रोकना चाहूंगी कि कोविड पर मॉक ड्रिल चल रहा है। देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में 2 दिवसीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और कोविड यदि फिर से पैर पसारता है और फिर से जैसे पूर्व में हमने इस परिस्थिति से निपटने जूझने के लिए तैयारियां की थी, इस बार फिर से सरकारी स्तर पर हर अस्पतालों में इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। मॉक ड्रिल कर रहे हैं देश के चुनिंदा अस्पतालों में। आज से 2 दिवसीय मॉक ड्रिल शुरू की गई है। और हम सबको एक बार फिर से अपने शरीर की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, व्यायाम की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, सैर की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे। पर हम आपको बता दें दर्शकों कि हमारे साथ में आज हमारे मेहमान के रूप में कुमकुम गुप्ता जी मौजूद हैं। उनकी ओर हम रुख करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हम चाहेंगे मैडम कि सबसे पहले तो हम आपके बारे में बता दें कि आप हिंदी लेखिका संघ की अध्यक्ष हैं और बहुत वर्षों से साहित्यिक सेवा में रत है। तो साहित्य कर्म को अपनाया है आपने। हम चाहेंगे कि किस तरह की रचनाएं आप लिखती हैं, एक वानगी आपकी देखना चाहेंगे। जी, मैं स्त्रियों के मन की बात लिखती हूँ, समाज की जो विसंगतियाँ होती हैं उनको लिखती हूँ, और जो भी चीज़ जागरूक करने की होती है उसको लिखती हूँ। तो मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि कविता क्या है थोड़ा सा, फिर मैं एक आपके सामने रचना गा के प्रस्तुत करूँगी। कि भावों का आलोड़न, अंतस का संवेदन, पीड़ाओं का क्रंदन उद्वेलित करता हर क्षण। अंतस का संवेदन, पीड़ाओं का क्रंदन उद्वेलित करता हर क्षण। कभी मान जाता मन और कभी समय से रहती अनबन। तब कविता करती नर्तन, जब पढ़ते पीड़ाओं के घन, कागज पर आकर कुछ दुख हरती, तब में जलता एक दिया मानो आकर धरती। तो कविता लिखने से मन को शांति मिलती है। और हर साहित्यकार के लिए कविता या लेखन सांसों की तरह, स्पंदन की तरह होता है। और मैं एक नारी शक्ति के ऊपर कविता गाकर आपके सामने प्रस्तुत। बिल्कुल। अभी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना की सौगात भी बहनों के लिए लेकर आए हैं, जो वाकई में एक बहुत अनूठा प्रयास है सभी बहनों के लिए। महिलाओं का जो आत्मसम्मान है, जो स्वाभिमान है, वो बरकरार रहे, उसके लिए लाडली बहना योजना की सौगात प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, तभी हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर देश बन सकेगा। स्वागत है मैडम, आपकी कविता हम सुनना चाहेंगे। जी। अनुकूल समय हो या प्रतिकूल, कभी नहीं मैं हारी हूँ। सदा गर्व से कहती हूँ मैं भारत की नारी हूँ। सदा गर्व से कहती हूँ मैं भारत की नारी हूँ। वात्सल्य प्रेम का भाव भरा
जब जननी का रूप धरा, निश्चल प्यार लुटाना सीखा, शंका से मन नहीं डरा। जीवन एक चुनौती है, जीवन एक चुनौती है, जो आती बारी बारी है। सदा गर्व से कहती हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। कर्तव्यों का निर्वाह किया, शालीन विचार प्रवाह दिया। अन्याय और अपमान मिला तो धर चंडी का रूप लिया। लक्ष्मीबाई बनी कभी, लक्ष्मीबाई बनी कभी, और कभी बनी झलकारी हूँ। सदा गर्व से कहती हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। स्वार्थ के देखे गहन अंधेरे, बंधन के भी देखे पहरे। दर्द सुनेगा कौन यहाँ पर, सम्मुख सारे खड़े हैं बहरे। सच्चाई के उजास की, सच्चाई के उजास की लिए हुए चिंगारी हूँ। सदा गर्व से कहती हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। रहा न कोई ऐसा काम, जिसमें ना हो मेरा नाम। मेरा यानी महिलाओं का। रहा न कोई ऐसा काम, जिसमें ना हो मेरा नाम। के बड़े फलक पर फैलाती परचम अविराम। सबल हुई हूँ समय से रहते, सबल हुई हूँ समय से रहते, नहीं रही लाचारी हूँ। सदा गर्व से कहती हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। अनुकूल समय हो या प्रतिकूल, कभी नहीं मैं हारी हूँ। सदा गर्व से कहती हूँ, मैं भारत की नारी हूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर बात आपने कही है। और वाकई में आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। चिकित्सा की बात करें, विज्ञान की बात करते हैं, और यदि हम बात करते हैं भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति पद है, उसको भी एक महिला ही सुशोभित कर रही है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव और गर्व की बात हो जाती है। और कल उन्होंने सुखोई विमान भी चढ़ाया था, तो कह सकते हैं कि दूसरी राष्ट्रपति है वो। प्रतिभा देवी पाटिल के बाद में भारत की दूसरी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुखोई विमान को उड़ाया था। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है असम में, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे आज महिलाएं नहीं कर रही और बखूबी कर रही हैं। सीबीआई की हीरक जयंती मनाई गई है, और सीबीआई की हीरक जयंती पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ा जो कहना चाहिए संदेश दिया है, कड़ा संदेश दिया है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। तो क्या कहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने? रिक्वेस्ट करूंगी मैं अपने प्रोड्यूसर से कि वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, जो वक्तव्य है, वो हम सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दिखाता है। कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो, ट्विटर हैंडल हो, अन्य व्यवस्थाएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से सीबीआई को और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है, तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं
कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। सामान्य जन का ऐसा भरोसा जीतना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। और इसके लिए पिछले 60 वर्षों में जिन ने योगदान दिया है, इस संगठन में रहे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी यहां कई साथियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया है। जिनका सम्मान करने का मुझे अवसर मिला है, जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, उनको, उनके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथियों, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अतीत की उपलब्धियों के साथ ही आने वाले समय की, भविष्य की चुनौतियों पर मंथन भी उतना ही आवश्यक है। आपने जो चिंतन शिविर किया है, इसका उद्देश्य भी अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को अपडेट करना और इसमें पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए भविष्य के रास्ते निकालने हैं, निर्धारित करने हैं। ये भी ऐसे समय में हो रहा है जब देश ने अमृत काल की यात्रा का आरंभ किया है। कोटि कोटि भारतीयों ने आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत का निर्माण प्रोफेशनल और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस के बिना संभव नहीं है। और इसलिए सीबीआई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है। लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी सीबीआई के हीरक जयंती के अवसर पर भ्रष्टाचारियों के लिए भी एक मौन मूक चुनौती दे रहे हैं।
और आगाह कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों अब चेत जाओ, अब जाग जाओ। इसके साथ ही सीबीआई के क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार होते हैं, इन विषयों पर भी उन्होंने बड़ी गंभीरता से अभी प्रकाश डाला और हम सभी ने इस वीडियो क्लिप के लिए देखा। आप सभी जुड़े हुए नमस्कार एमपी कार्यक्रम से सोमवार से शनिवार तक इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाता है। दर्शकों, एक बार फिर से याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम सजीव फोन इन प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको डायल करने होंगे हमारे फोन नंबर्स। उन नंबर्स को लगातार हम डिस्प्ले करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे फोन नंबर एक बार फिर से हम आपको दिखा दें, नोट डाउन कर लें आप हमारे नंबर, यदि अभी तक आपने हमारे फोन नंबर्स को नोट डाउन नहीं किया है तो 0755266009, इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर 1800233040 इन दोनों नंबर से जुड़कर आप हमसे, हमारे विशेषज्ञों से भी बातचीत कर सकते हैं। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे आज हम मना रहे हैं और इसी विषय पर विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी। इसके साथ ही हमारे आज के मेहमान के रूप में हमारे स्टूडियोज में सम्मिलित है डॉक्टर कुमकुम गुप्ता। जिन दोनों मेहमानों से हम बातचीत कर रहे हैं, तो डॉक्टर सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, आपकी ओर फिर से हम रुक करेंगे और एक बार हम आपसे फिर से ये बात जानना चाहेंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनका सोचना ये रहता है कि यदि कोई बीमारी हमें हो गई है तो उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो हम ले ही लेते हैं ताकि हमको क्विक रिलीफ मिले, और उसके साथ ही उसको जड़ से भी हमें ठीक करना है, तो साइमल्टेनियसली उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ओर भी हम चलते हैं। तो बात हम ये जानना चाहेंगे कि यदि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी अपना रहे हैं, साइमल्टेनियसली यदि हम होम्योपैथिक एज वेल एज एलोपैथिक ट्रीटमेंट अपना रहे हैं, तो क्या ये ठीक है प्रैक्टिकली, या फिर ये गलत है? इन दोनों का आपस में ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है। नहीं, सबसे अच्छा प्रश्न अभी तक का यही वाला है। देखिए, कंप्लीट जो भी पद्धतियां इस समय चल रही हैं वो अपने आप में कंप्लीट चिकित्सा पद्धति हैं। अगर सर्जरी की बात करें तो केस बहुत ज़्यादा अगर बिगड़ गया है तो हम होम्योपैथी में भी खुद भी बोलते हैं कि जाके आप इसको सर्जरी कराइए, उसके बाद में पोस्ट केयर को हम देख लेंगे, क्योंकि सर्जरी के बाद कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट ढेर सारे होते हैं, बहुत सारी परेशानियां शरीर में आती हैं, तो उसको पोस्ट केयर हम देख लेंगे। लेकिन जब कंप्लीट पद्धति की बात कर रहे हैं तो होम्योपैथी भी अपने आप में कंप्लीट चिकित्सा पद्धति है, चाहे वो सिम्टोमेटिकली क्यों ना की जाए, क्योंकि उसकी प्रूविंग ही उसके आधार पर हुई है। आज के दिन 32 साल से मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जड़ से ख़त्म होने वाले केस मेरे पास आज ढेरों हैं, और वही मरीज वापस अब ढूंढ के मरीजों को भेजा करते हैं कि आप सब होम्योपैथी में ही कराइए। अस्पताल से उठा के वो लोग भेज देते हैं कि इसमें मैं परेशान हो चुका हूँ, आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लीजिए। आज के दिन होम्योपैथी कंप्लीट चिकित्सा पद्धति है। और दूसरी बात, जो आपने मेन प्रश्न पूछा कि साइमल्टेनियसली ली जा सकती है या नहीं, अब एक दो पद्धति आप ले रहे हैं, तो अगर आप एलोपैथी में एक चीज़ से आप उसको सप्रेस कर रहे हैं और एक चीज़ से उसको परमानेंट क्योर करने की तरफ जा रहे हैं, तो आपने शरीर को तो बिल्कुल हल्दी घाटी का मैदान बना दिया। अब आप उसमें युद्ध कराने में लगे हो। एक दवाई परमानेंट क्योर करने के लिए जाएगी और दूसरी आपको तुरंत आराम करके दे रही है, आपको कंफर्ट दे रही है। एक कंफर्ट की बात कर रही है और एक क्योर की बात कर रही है। तो आप कंफर्ट चाहेंगे या क्योर चाहेंगे? और कंफर्ट ऐसा है कि आज आप आराम लेते हैं, फिर वही दवाई लेने बार बार जाएंगे, वो परेशानी बार बार हो रही है, बार बार वही दवाई लेने के लिए जाते हैं। अब जब आप क्योर की बात करेंगे तो उस दवाई के ऊपर विश्वास करके, जबकि आपको आराम वो दे रही है, कंफर्ट तो पहले 2-3 दिन के अंदर होम्योपैथी ने भी आपको दे दिया है। तो और जब कंफर्ट के दम पे आप 50 साल जिंदगी के गुजार चुके, एलोपैथी आपने शुरू से सुनी, मैं भी एलोपैथी खा के बड़ा हुआ, लेकिन आज एलोपैथी की तरफ मैं नहीं जाता। उसी में मेरा पूरा का पूरा रोजी रोटी, उसी में अगर 32 साल से मैं उसमें अगर आज के दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर दम होगी। और 300 सालों से अगर वो चल रही है पूरे विश्व में, तो इसका मतलब उसमें बहुत ताकत है, बहुत दम है, वो परमानेंट क्योर करके आपको दे सकती है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी, ऐसे नहीं कि मैं होम्योपैथी कर रहा हूँ, अगर आप एलोपैथी में जा रहे हैं तो पूरे तौर पे उसी में जाइए। जब आपका दिल पूरी के तौर पे उठ जाए कि हम खा खा के अब थक गए हैं और उसके साथ में 2 बीमारियां और हमको ऐड हो गई हैं, तब आप वो 2 बीमारियां और साथ में आप लेके आ जाइए, आप उनको भी क्योर की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन आप एक बार में एक ही कोई चिकित्सा पद्धति अपनाएं, वो आपके शरीर के लिए और आपके लिए लाभदायक है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका कहना यही है कि यदि हम एलोपैथिक की तरफ मूव कर रहे हैं तो एलोपैथिक, और होम्योपैथिक की तरफ यदि हम मूव कर रहे हैं तो होम्योपैथिक, दोनों के लिए हम ना अपनाएं कि थोड़ा सा ये भी खा लेता हूँ, इसका स्वाद भी अच्छा है, थोड़ा सा ये भी खा लेता हूँ। जादू होने वाला है, जादू कहीं नहीं होगा। बिल्कुल, यानी विश्वास रखना होगा और ये यकीन मानिए कि आज जो
एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ, जो चिकित्सक है, वो लगे हुए हैं, पूरी तरह से दावा करते हैं कि होम्योपैथिक एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है कि किसी भी बीमारी को हम जड़ से उखाड़ कर दूर फेंक सकते हैं। उसके लिए आपको विश्वास तो रखना ही होगा, पेशेंस रखना होगा। चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी आपकी तरफ वापस लौटेंगे, उसके पहले डॉक्टर कुमकुम गुप्ता जी हमारे साथ में है, उनकी कविताओं का एक बार फिर से हम आनंद लेते हैं। तो मैडम, एक और प्यारी सी कविता। जी, पहले मैं सोचती हूँ कि एक प्रकृति के ऊपर सुना दूं, फिर एक गीत सुनाती हूँ। बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी, प्रकृति के ऊपर कविता सुनाती हूँ। आँख खुली सूरज को देखा, आँख खुली सूरज को देखा, रही कहीं ना तम की रेखा, फैला चारों ओर उजास, कण कण में उसका आभास। कोयल चिड़िया पक्षी आकर, कोयल चिड़िया पक्षी आकर, अपने अपने राग सुनाकर, खुश होते संगीत गुंजाकर, आलोकित हो रहा दिवाकर। शीतल पवन आई इठलाती, तितली बैठ डाल पर गाती, खुश हो बाल वृंद हैं झूमे, खुश हो बाल वृंद हैं झूमे, देख उन्हें फौरन उड़ जाती। धरा ने पहनी चादर धानी, ताल तलैयों में है पानी, जल बिन जीवन जीना मुश्किल, बात पते की सबने जानी। वायु से सांसों का संसार, वायु से सांसों का संसार, मानव पर उसका उपकार, स्पंदित करती जीवन को, समान रहे उसका व्यवहार। मुक्त हृदय से प्रकृति है देती, मुक्त हृदय से प्रकृति है देती, प्राणी जगत को खुश कर देती। हम भी सीखें उसके कुछ गुण, हम भी सीखें उसके कुछ गुण, दूर करें अपने सब अवगुण, दूर करें अपने सब अवगुण। बिल्कुल, निश्चित ही यदि अपने सब अवगुणों को हम दूर कर लेते हैं तो ये दुनिया एक अलग बदलती हुई हमें नजर आएगी। तो नज़ारे बदलने की जरूरत नहीं है, नजरिए को यदि हम बदलते हैं तो निश्चित ही ये दुनिया बड़ी खूबसूरत हमें नजर आती है। अपने अवगुण को यदि हम दूर कर लेते हैं, प्रकृति का समीपत्व यदि हम हासिल कर लेते हैं तो निश्चित ही बहुत कुछ बदला जा सकता है। कुमकुम जी, बहुत सुंदर कविता आपने हमें सुनाई है और इसी तरह आपकी कविताओं का रसस्वादन हम करते रहेंगे समय समय पर। उसके पूर्व निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी हमारे प्रोड्यूसर रावत जी से कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो हमें संबोधित कर रहे हैं। और हम आपको याद बता दें कि विंध्य में सफेद टाइगर पाए जाते हैं, रीवा को सफेद टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो 526 टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर कर्नाटका आता है, और यदि भारत की कर्नाटका में 524 टाइगर्स लगभग। और इसके साथ यदि भारत की बात करते हैं तो 3000 से अधिक टाइगर्स हमारे भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और क्या कह रहे हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, आइए देखते हैं, सुनते हैं। टाइगर की संख्या का आंकड़ा हमने छुआ है, जो देखा है, हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है, ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है।
ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है और इसके लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच को एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। हमारे यहां टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं। तो देखा किस तरह से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी अभी संबोधित कर रहे थे। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत किस तरह से अभी हमने महावीर जयंती भी मनाई है, और जिस तरह से भगवान महावीर का ये सिद्धांत है, जियो और जीने दो, इस सिद्धांत को पूरा विश्व अपना रहा है, पूरा भारत इस सिद्धांत पर चल रहा है। और किस तरह से हम पशु पक्षियों को भी निर्भय और निर्भीक होकर, आजाद होकर, स्वतंत्र होकर विचरण करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये हम सभी के लिए बतला दिया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया था अभी टाइगर के लिए, बाघों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन। मुझे लगता है कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु भी है बाघ, माँ दुर्गा का वाहन भी है बाघ, और बहुत सारे ट्राइबल पूजा भी करते हैं टाइगर की। और किस तरह से मध्य प्रदेश में 526 टाइगर है। तो बाघों के संरक्षण की बात करते हैं, टाइगर के संरक्षण की हम बात करते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री भी हमसे आह्वान कर रहे हैं कि पशु पक्षियों को भी हमें प्यार करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उन्हें संरक्षित रखना चाहिए। 20 मार्च को हम सभी ने विश्व गौरैया दिवस भी मनाया था। तो किस तरह से पक्षियों के संरक्षण की हम बात कर रहे थे। तो हम सभी भी पशु पक्षियों का संरक्षण करें, बाघों का संरक्षण करें, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। जब देश का मुखिया इस तरह से हमें पशु पक्षियों को निर्भय होकर जीने के लिए प्रेरित करता है, हमें संदेश देता है, तो हमें भी इस संदेश को अपनाना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की हम हमेशा बात करते हैं। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से जुड़े हुए हैं आप सभी। एक बार फिर से याद दिला दें, हमारा ये प्रोग्राम सजीव फोन इन प्रोग्राम होता है। हमारे टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे प्रश्न कर सकते हैं। एक बार फिर से हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर को नोट डाउन करें और नंबर को डायल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। याद दिला दें कि हमारे साथ में डॉक्टर सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे हम बना रहे हैं, वर्ल्ड होम्योपैथिक के बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं। सर, फिर से हम लौटेंगे आपकी ओर, और हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे स्किन डिजीज है, तो उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा फेथ है, बहुत ट्रस्ट है कि स्किन डिजीज को पूरी तरह से हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। सर, होम्योपैथिक की यदि हम बात करते हैं, आप क्या कहेंगे सर? नहीं, लोग भी सही कहते हैं जी। और पैथी भी यही करती है। देखिए, सब अभी तक लोगों को आदत रही है एंटी एलर्जिक और स्टेरॉइड लेने की। उसका इलाज आप देखेंगे कि दुकानदार भी कर देते हैं, एलोपैथी की दुकान वाले। आप बोले मुझे खुजली हो रही है, मुझे ये हो रहा है, वो उठा के एक दवाई आपको दे देते हैं, आप उसको खाते रहते हैं। और सेल्फ मेडिकेशन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। एक बार प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं और प्रिस्क्रिप्शन लेके गए, वही दवाई फिर रेगुलर खाते रहते हैं वो। तो कब खानी है, कब बंद करनी, इसका उनको पता ही नहीं होता।
अब होम्योपैथी जिसके शुरू से अपन बात करते आ रहे हैं लक्षणों के आधार पर होती है। होम्योपैथी में डिफरेंट 2500 सेपरेट दवाइयाँ हैं और हर इसकी 16-17 से ज़्यादा पोटेंसी होती हैं। किस समय में किस पावर में दी जानी है, किस समय में उसको बदलना है, किस समय में रोकना है, तो वो अगर पेशेंट रेगुलर कांटेक्ट में रहता है तो उसके डिसीज़ को आप परमानेंट क्योर कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, एक बात और मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी आपसे, हमारे दर्शकों की ओर से, दर्शकों के मन में भी ये प्रश्न है कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्या होम्योपैथिक में भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, अगर आप जाएंगे तो हमारे होम्योपैथी में हर चीज़ से दवाई बनती है। आरंभ कारक, क्योंकि आरंभ में मैंने बताया जितने पॉइजन होते हैं हम सब पॉइजन से भी बना रहे हैं। सांप के जहर से भी हमारे यहाँ दवाई बन रही है, जैसे स्ट्रेमोनियम, अफीम है, ओपियम है, इन सब से भी दवाई बन रही है। लेकिन उसको बनाने का सीधे उठा के हमने नहीं दे देनी है मरीज को। वो पोटेंटाइजेशन की, हमारे पोटेंटाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दवाई का मूल अर्क जो एक प्रॉपर उसका है उसको निकाल लिया जाता है। कहते हैं कि होम्योपैथिक में जो स्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, उनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, पर यदि होम्योपैथिक में भी, एलोपैथिक ट्रीटमेंट की यदि हम बात कर रहे थे तो स्टेरॉइड्स के लिए उपयोग किया जाता था। कोविड की यदि हम बात करते उस समय भी बहुत सारे स्टेरॉइड दिए गए थे जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट निकल के सामने आए थे। अब यदि हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो क्या यहाँ पर भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है? तो फिर तो उसके भी साइड इफेक्ट उसी तरह होते होंगे जैसे कि एलोपैथिक में होते हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, स्टेरॉइड की बात हमारे पास, स्टेरॉइड की लैंग्वेज हमारे होम्योपैथी में नहीं है जी। क्या होता है, जैसे स्नेक पॉइजन हम नहीं दे रहे हैं, स्नेक पॉइजन को पोटेंटाइज करके उसका, देखिए उसके अपने लाभ हैं। तो उसमें जब उसको यूज़ किया गया है, पोटेंटाइज करके उसको निकाला, पोटेंटाइज करके जब प्रॉपर उसकी दवाई निकाल ली है, उसको जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दिया गया तो उसके कोई लक्षण पैदा हुए। जैसे सांप मैक्सिमम आपको रात में ही चलने वाला दिखाई देता है, तो जिस तरह के सांप के लक्षण होते हैं, जीभ निकालता दिखाई देता है, तो वैसे लक्षण उन दवाइयों से ठीक होते हैं। जितने सांप अभी तक हैं नेचर में, लगभग उनमें आधे से ज़्यादा सांप से होम्योपैथी में दवाई बनती है। वैसे स्टेरॉइड जिसको आप बोल रहे हैं, अगर ओपीएम से दवाई एलोपैथी में भी बनती है, जिसको आप अफीम बोलते हैं, स्ट्रेमोनियम, ये सब एलोपैथी में, लेकिन उसको डायरेक्ट फ्रूट फॉर्म में वहाँ पे यूज़ किया जाता है। होम्योपैथी में उसको पोटेंटाइज किया जाता है, उस अफीम का पूरा गोला नहीं लिया जाता, उसका जो एक बीज है या उसकी छाल है उसको अल्कोहल में डाल के रख दिया जाता है, उसका अर्क निकल के उसके अंदर आता है, तो उसकी एक ड्रॉप लेके उसमें 100 ड्रॉप अल्कोहल की डाली जाती हैं, तो वो फर्स्ट पोटेंसी बनती है। फर्स्ट पोटेंसी के बाद फिर सेकंड बननी है, थर्ड बननी, उसी में से वो क्रूड फॉर्म तो हमने बाहर फेंक दिया जो पहले लिया था। अब उस वाले को उसमें से एक बूंद लेके 100 बूंद बनी, तो वो सेकंड पोटेंसी, और जो सेकंड बनी है उसमें से एक बूंद लेके वो उसमें 100 ड्रॉप अल्कोहल, इस तरीके से पोटेंटाइज की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो उसके अंदर पॉइजन का और स्टेरॉइड का तो रह ही नहीं जाता, उसके अंदर सिर्फ मेडिसिनल इफेक्ट रह जाता है। यही बात हम आपसे जानना चाह रहे थे और काफी हद तक उस बात से हम संतुष्ट भी हुए हैं। चर्चा के दौर को आगे भी हम जारी रखेंगे। हम आपसे बाद में ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे कि साइकियाट्रिक बीमारियों की यदि हम बात करते हैं, साइकोसिस से रिलेटेड हम बात करते हैं, डिप्रेशन की हम बात करते हैं, मेनिया की बात करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो क्या इस तरह की बीमारियों में भी होम्योपैथिक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है? क्या जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं एलोपैथिक में, उस तरह की ड्रग्स होम्योपैथिक में भी अवेलेबल होती हैं जो कि मानसिक रोग, जैसे हम कहते हैं मानसिक रोग या मनोरोग का ट्रीटमेंट कर सके? आपके ये जो प्रश्न है उसका उत्तर कुछ देर में आपसे जानेंगे। उसके पहले हम मैडम की ओर चलेंगे, कुमकुम जी की ओर हम चलेंगे। कुमकुम जी, आपकी ओर से एक और प्यारी सी कविता हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं। जी, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहन की योजना का वो किया है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को बहुत प्रयत्नशील हैं और गरीब महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। अभी 8 मार्च को महिला दिवस पर उन्होंने ये योजना लागू की है, तो उन्हें बेटियों से, बहनों से बहुत लगाव है और स्नेह भी रखते हैं और उनके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो एक कविता मैं बेटी के ऊपर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जी। ईश्वर का सुंदर उपहार बेटियाँ होती हैं परिवार का आधार बेटियाँ। ईश्वर का सुंदर उपहार बेटियाँ होती हैं परिवार का आधार बेटियाँ। जमाने की जकड़नों से माता होती जब दुखी, मिस्री से बोल बोल के संबल बने तभी। माँ के आंसू पोंछती हर बार बेटियाँ
होती हैं परिवार का आधार बेटियां। बेटी और बेटा तो है माँ के दो नयन, बेटी और बेटा तो है माँ के दो नयन। कौन ज़्यादा प्यारा है कर सकती ना चयन, माँ के सपने करती साकार बेटियाँ। होती हैं परिवार का आधार बेटियाँ। लड़ती हैं फिर भी भाई से करती हैं बहुत प्यार, राखी के धागों में झलके बहना का दुलार। सावन में होती घर का श्रृंगार बेटियाँ, होती हैं परिवार का आधार बेटियाँ। जिस घर से जुड़ी यादें वो घर न भूलती, आँखों के आगे चित्रों सी बातें हैं झूलती। दूजे घर में आके बांटे प्यार बेटियाँ, होती हैं परिवार का आधार बेटियाँ। बहुत सुंदर कविता मैडम आपने सुनाई है और चर्चा के दौर को आगे जारी रखेंगे। मैं निवेदन करूंगी हमारे प्रोड्यूसर सर से कि पद्म अवार्ड अभी वर्तमान में ही दिए गए हैं, तो उससे संबंधित एक वीडियो क्लिप हमारे पास में आइए देखते हैं। पद्म अवार्ड दिए जा रहे हैं और किस तरह से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां उपस्थित हैं, भारत के माननीय गृह मंत्री, और ये पद्म अवार्ड दे रही हैं भारत की प्यारी बेटी। अभी बेटियों का जिक्र किया था, ये भी हमारे देश की लाडली प्यारी बेटी है, भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी किस तरह से अवार्ड दे रही है, पद्म अवार्ड। श्री शाह रशीद अहमद खादरी, शिल्प कला। पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने के लिए, और इससे भी भारत की प्यारी बेटी, भारत की महिला, और जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण पद है, संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पद, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस अवार्ड को देते हुए। डॉक्टर बख्शीराम, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। डॉक्टर बख्शीराम जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और उसे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त दूरदर्शन पर देख पा रहे हैं। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से आप सभी जुड़े हुए हैं। इस वक्त माननीय राष्ट्रपति महोदय ये अवार्ड देते हुए। नमस्कार एमपी कार्यक्रम इस वक्त आप सभी अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो प्रश्न हमने ब्रेक के पहले लिया था कि क्या जो मनोरोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, उनको भी ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक के थ्रू? जी, होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज उपलब्ध है, और मनोरोगों का और मानसिक रोग जी कुछ सोचने से पैदा होते हैं और कुछ फंक्शनल होते हैं। जैसे मिर्गी फंक्शनल होती है, कोई एबनॉर्मलिटी अगर ब्रेन में आई हुई है, उस वजह से अगर कंजेशन होगा तो मिर्गी का एक दौरा आएगा, आधे सेकंड का, 1 सेकंड का होगा, आधे मिनट का होगा, और आदमी फिर से वापस ठीक से खड़ा हो जाता है। और जैसे मनोरोग की बात करी, इसके अंदर डिप्रेशन होता है, और जो आपने 2-3 और कंडीशन बताई थी। अब दुर्भाग्य हमारा होम्योपैथी का है कि आरंभ अवस्था में कभी आदमी आता ही नहीं हमारे पास। वो सबसे पहले एलोपैथी ही ट्राई करने के लिए जाता है। जब उसकी आदत उन चीज़ों को आदत जब उसको लेने की पड़ जाती है उनको, उसके बाद में हमारे पास आता है। आदत तो ऐसी होती है कि अब इस दवाई को छोड़ना है, कैसे छोड़ें। अब पहले हमारी जिम्मेदारी डबल काउंसलिंग भी होती है, वो भी हमें ही करनी है, फिर छुड़वाना है। ये तो आप सबसे पहले तो सबसे अनुरोध यही करना चाहूँगा कि अगर मानसिक हो जाते हैं तो डायरेक्ट आप संपर्क करें, डायरेक्ट में ही आपको तुरंत आराम मिलेगा। क्योंकि मिर्गी और मानसिक स्थिति या कोई सिम्टम जो है ये वाले हैं, ये हमेशा आधा 1 सेकंड या
ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा का सेशन नहीं होता, आप स्वयं ही खड़े होके ठीक हो जाते हैं। तो आपको मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप इन सब चीज़ों में होम्योपैथी के पास ही जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई डैमेज आपको नहीं मिलने वाला है। हमें होगा तो फ़ायदा हो, और लक्षणों के आधार पर हर चीज़ का लक्षण सामने वाले ने ऑब्जर्व किया है, उस समय आपको क्या हुआ था आपको तो याद नहीं है, और जो कुछ आपको याद है वो सारी चीज़ें आप बताएंगे तो लक्षणों के आधार पर आपको वो दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो आपको परमानेंट क्योर पे लेके जाएंगी। बिल्कुल सही। और मैडम जाते जाते क्या संदेश आप देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि साहित्यकार के नाते हम अपने आसपास जो भी देखें उसको सुधारने का प्रयास करें। हमने अपनी कविताएं लिख ली और किताबों में बंद कर दी तो उससे कुछ नहीं होता। हम उसको देखें, लोगों में जागरण फैलाएं। हम जहाँ भी रहें स्पंदित दूसरों को भी करते रहें अपने विचारों से, अपने भावों से, ताकि समाज में समानता हो और सब अपने अधिकारों को जानें और खुशी से रह सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है मैडम अभी आपने कही। डॉक्टर कुमकुम गुप्ता जी आज हमारे मेहमान के रूप में हमारे स्टूडियोज में शामिल हुई हैं। इसके साथ ही डॉक्टर सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आप, और विश्व होम्योपैथिक डे पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने आपसे की हैं। दर्शकों, कोशिश और प्रयास यही होना चाहिए कि हमें चिकित्सकों की जरूरत ही ना पड़े। बहुत सारे चिकित्सकों को ये बात बुरी लग सकती है, पर प्रयास यही हो कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि हमें कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। कार्यक्रम में आपसे जल्द होगी हमारी मुलाकात। आज के सेगमेंट में इतना ही। कार्यक्रम नमस्कार एमपी से मुझे यानी वृंदा प्रधान अजमेरा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।